तो हम लोग लास्ट क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसमें कुछ कुछ हम लोग देखे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कैसे हुआ। सविनय अवज्ञा स्टार्ट कैसे हुआ, सिविल डिसोबीडियंस। थोड़ा सा ऑनलाइन वाले लोग आए कि नहीं? ना ना, अभी थोड़ा सा और लिखना है हम लोग को, इसमें अभी बहुत चीज भी लिखना बाकी। ऑनलाइन वाला जरा सा खोल दीजिएगा जी जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है कि 1928 में 27-28 में साइमन कमीशन वाला नौटंकी चल रहा था। साइमन कमीशन जो है वो, हाँ, बनना तो पहला स्टार्ट हो गया था ना वो। देखिए, अब थोड़ा सा कल इन लोगों को डाउट था ऑनलाइन वालों को कि मतलब सर थोड़ा सा साइमन कमीशन बता दीजिए। आपको ये चीज पता है कि 1909 में एक अधिनियम आया था। गवर्नमेंट उसको हर 10 साल में क्या करती थी, चेक करती थी और फिर नया एक अधिनियम लेकर आती थी। ठीक है, तो होना ये था कि 1919 में आने के बाद 1929 में आता वो, है ना। हैंग क्यों कर रहा है? ठीक है, तो ये फिर होना क्या था कि इसको आना कब था फिर, 1929 में। 1929 में आना था, लेकिन 1929 में क्योंकि वहां पे सरकार थोड़ा सा डमाडोल हो रही थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो उन लोगों को ऐसा, उन लोगों के आकलन से लग रहा था कि आने वाले समय में कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था कि सरकार बदल जाएगा, और जब सरकार बदलेगा तो नया सरकार जो आएगा ना वो भारत को थोड़ा सा रियायत देगा किसी किसी चीज में। तो उसने क्या किया, 1929 में कोई आयोग ना लाकर उसने 1927 में एक आयोग का गठन किया, जिसमें कितना टोटल मेंबर था? मेंबर कितना था टोटल? 7 या 8 लिखवाए हैं कल, चेक कीजिए। तो ये जो 7 मेंबर है ना, ये जो 7 मेंबर है, इन 7 मेंबर को वहीं से वो लोग एक गठन करके बनाया, जिसमें एक आदमी था क्लीमेंट एटली, और एक आदमी था जो इसका नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था जॉन साइमन। ये दोनों मतलब इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे इस कमीशन में। और इस कमीशन का मुख्य आधार ये था कि जो 1919 का जो अधिनियम था ना उसको रिव्यू करना था, और 1919 को ये रिव्यू करने के बाद एक नया व्यवस्था बनाना था, लेकिन 2 साल उसको पहले ही ले आया सरकार के थोड़ा सा दिक्कत उक्कत के कारण। अब ये साइमन कमीशन का इंडिया में जैसे वो लोग आया, 27 में गठन हुआ, 28 में इंडिया आया, और 28 में इंडिया आया तो इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। जैसे लाल लाजपत राय, इसका विरोध किस तरीके से किया गया, काला झंडा दिखाया गया, साइमन गो बैक का नारा दिया गया, अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगह पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका हुआ। लेकिन दो पार्टी था, एक यूनियनिस्ट पार्टी, ये बोर्ड आज हैंग क्यों कर रहा है? तो एक यूनियनिस्ट पार्टी था और एक कौन सा पार्टी था, जस्टिस पार्टी। इस दो पार्टी ने क्या किया, साइमन कमीशन का समर्थन किया, क्योंकि उन लोगों को यह चीज लगा कि 1929 में या 1927 में इसी को रिव्यू करने के लिए आ रहा है, तो कुछ नया हो सकता है, कानून लेकर आए या कुछ नया संवैधानिक सुधार या संवैधानिक व्यवस्था लेकर आए जिससे हम लोग को फायदा होगा। तो एक क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से दल ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, और उसमें 4 गो दल का नाम था, उसमें एक था जस्टिस पार्टी, जिसको टिक करना था आपको। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है। तो साइमन कमीशन इंडिया आया, इसी का विरोध प्रदर्शन करते वक्त पंजाब वाले रीजन में, है ना, पंजाब लाहौर वाले रीजन में क्या हुआ, लाला लाजपत राय के ऊपर एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसका नाम था सैंडर्स। वो लाठी जब चलाया ना तो लाठी उनके माथे पे लग गया, और लाठी माथे पे लगा और उनकी तत्काल रूप से वहां पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हालत थोड़ा गंभीर रहा और उसके बाद मृत्यु हो गई, लेकिन अंतिम शब्द जो उन्होंने बोला, कौन, लाल लाजपत राय, उन्होंने क्या बोला कि मेरे पीठ पर पड़ा एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा।
और यही वो सैंडर्स था जब लाला लाजपत राय रोल मॉडल थे किसके, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के। अब ये सैंडर्स जब मार दिया तो ये तो आग की तरफ पूरा फैल गया। उसी के मर्डर के मतलब उसी मतलब ये लाला लाजपत राय के मौत के बाद हुआ क्या कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी जो लोग थे ना, किसका, HSRA का, क्योंकि 27 में उसका ही गठन हो गया। HSRA का सदस्य इसके लिए बहुत ये मतलब सोचा कि धिक्कार वाला चीज है, हमारा नेता को कोई मार दे रहा है और हम लोग चुप से बैठे हुए हैं, हम लोग कोई रिटेलिएशन नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। तो हुआ क्या कि इन्होंने एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी बनाया, एक षड्यंत्र का मतलब इन्होंने नेतृत्व किया भगत सिंह, और लाहौर जाकर जो सैंडर्स था ना उसको ढूंढ कर उसको मारा। नहीं, मारा सैंडर्स को ही था, सैंडर्स मर्डर केस जो था ना, हाँ सैंडर्स को ही या और भी लोग को, ये लोग मारा और मार के मैटर हो गया खराब, मतलब उस समय मार उड़ के खत्म कर दिया। अब ये एकदम धूमिल होता चला गया मैटर। यही मैटर बाद में 1930-31 में, ठीक है ना, 29 के बाद जब होगा, जब असेंबली में बम फेंकेगा ना तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये मैटर तो खत्म हो गया। लेकिन उसी समय भगत सिंह को आइडेंटिफाई कर लेगा कुछ लोग, और कुछ लोग भगत सिंह का पार्टी का वो इनके खिलाफ बयान दे देगा, जिसको ध्यान में रखते हुए जितना भी जो जज बैठता था ना उस समय जूरी, वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या मानती है, मीरठ सॉरी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का जिम्मेदार मानती है, और उसके वजह उसी के चीज के लिए उनको फांसी दे दिया जाता है। तो ये जो साइमन कमीशन इंडिया आया तो इसका विरोध दो कारण से हुआ। पहला ही 2 साल पहले आ गया, दूसरा इसमें एक भी भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं था। साइमन कमीशन को नीचा दिखाने के लिए या साइमन कमीशन को इगोइस्टिक जो कुछ लोग ले लिए थे, जैसे एक नेहरू एक जिन्ना, तो नेहरू ने क्या किया, मोतीलाल नेहरू ने इसके अल्टरनेटिव में एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। दूसरा, अब नेहरू रिपोर्ट जब ये प्रस्तुत किया ना मोतीलाल नेहरू, तो जिन्ना को लगा हम भी वकील हैं, हम भी का, तो वो भी 14 सूत्री एक फॉर्मूला अपना जिन्ना फॉर्मूला दिया, और वो जो 14 सूत्री फॉर्मूला दिया इसी दोनों का नहीं माना गया। और उसके बाद इसी कमीशन का बाद में रिव्यू का जो प्रोसीजर चला, और इस मतलब आंदोलनकारी जो रणनीति थी इनको दबाया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसी समय 1929 में कौन सा अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का, लाहौर। लाहौर अधिवेशन में कौन नेतृत्व कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। 28 में ये सब घटना हो चुकी है। 29 में जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे, जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए लाहौर में तिरंगा झंडा फहराएंगे और पूर्ण स्वराज का आवाज देंगे कि हम लोग को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये दिन कौन सा रहेगा, 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी का ये दिन रहेगा, ठीक है। इसी 26 जनवरी का दिन को जो पूर्ण स्वराज 1929 में जो घोषणा किया गया था, जो हम लोग को मिल नहीं पाया, लेकिन जब हमारा देश आजाद होता है कब, 1947 में, और हमारा संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949। इस समय तक संविधान हमारा बन गया है। लेकिन क्योंकि नेहरू जी उस समय पूर्ण स्वराज का बात किए थे और 26 जनवरी का बात किए थे, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक ऑटोनॉमी देने के लिए अपना संविधान लागू कब किया, 26 जनवरी 1950। और तब से आज तक हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना। साइमन कमीशन वाला नौटंकी हो गया, ये सब खत्म हो गया, लाहौर सेशन। महात्मा गांधी 1930 के आसपास सीन में आएंगे फिर से। अब होगा क्या कि जो डांडी वाला क्षेत्र है ना, डांडी वाला क्षेत्र, डांडी है, डांडी आपके कहाँ पे है, गुजरात में है। एक चीज आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये हैंग क्यों कर जा रहा है यार। फिर नेक्स्ट करेंगे तो फिर ना हो जाए, चलो ठीक है। गुजरात वाले रीजन में है आपका, मान लीजिए कोस्टल रीजन है ये वाला, या यहाँ पे डांडी, जहाँ पे अब डांडी जहाँ पे है ना, डांडी में क्या है, वहां से बन रहा था नमक, जिसको बोलते हैं सॉल्ट, NaCl। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी निम्नलिखित में से
सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा नमक बनाने गए थे? NaCl, MgCl2, ऐसे कर करके। अभी साइंस का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता, तो आपको ये चीज याद रखना है। कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये क्वेश्चन देखिएगा घटना चक्र में मिल जाएगा आपको, है ना। NaCl बनाने गए थे। तो हुआ क्या कि वहां पे नमक बनाने में जो है ना टैक्स लगा दिया था ये लोग, और ये बोला था कि नमक जो भी लोग बना रहे हैं ना उसका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको बोलेगी ना नमक बनाने का अधिकार उसी को मिलेगा। और नमक यार भारत में, वो भी कोस्टल एरिया में, जहां पे नमक कोई भी बना सकता है, तो सबके लिए स्वतंत्रता है ना। अब इसके ऊपर कर दिया, और नमक ऐसा चीज है जो हर आदमी को, हर व्यक्ति को चाहिए। अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, आपके निम्न वर्ग को भी चाहिए, उच्च वर्ग को चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया गांधी जी के लिए। और गांधी जी को लगा कि ये जो नमक है ना इसका इंपॉर्टेंस भारत में बहुत है। बोलते हैं ना हमने आपका नमक खाया है, इस टाइप का चीज, और इस पे अगर कोई टैक्स लगा दे तब तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो गांधी जी देखिए, आइडियोलॉजिस्टिकली गांधी जी बहुत दिमाग वाले इंसान थे। तो इन्होंने ये चीज किया कि नमक को मुद्दा बनाया, और साबरमती आश्रम से लेके 385 किलोमीटर तक, ठीक है ना, गए कहां पे? डांडी नामक एक जगह में गए, जहां पे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स फोर्स थे। वहां पे नमक कानून लगा हुआ था, कोई नहीं बना सकता था। तो इस कानून की अवहेलना करते हुए डांडी मार्च, है ना, 6 अप्रैल को, कितना, कौन सा अप्रैल? 6 अप्रैल को जब वहां पे पहुंचे, और उन्होंने क्या किया, कौन सा विधि से? आसवन विधि से, मतलब इवापोरेट होके सब उड़ जाता है। आसवन विधि से उन्होंने अपने 78 सहयोगियों के साथ, हालांकि निकला 78 आदमी था, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला गया ना, मोर देन 25,000 पीपल वेयर देयर, 25,000 से ज्यादा लोग पहुंच गया था, है ना। तो स्टार्टिंग कितना लोग से किया था? 78 लोग स्टार्टिंग से किया था, बाद में ये बदल गया, ठीक है ना, बाद में 25,000 के आसपास हो गया। तो इसी कारण से क्या हुआ, महात्मा गांधी को यहाँ पे नमक वमक बना लिया, और इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरी तरीके से क्या हो गया, शुरुआत हो गया, क्योंकि वो कानून तोड़ दिया, कानून तोड़ दिया ना, नमक बनाने वाला कानून तोड़ दिया। अब जब नमक बनाने वाला कानून वो तोड़ दिया, तो तोड़ने के प्रारूप में अंग्रेज तो इससे खुश रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो सबको यूनाइट करता है ना नमक। अब हर आदमी पहुंच रहा है, अपना नमक बना रहा है, 10 तरह का चीज। आपको पता होना चाहिए आज की डेट में हमारा लगभग 75% से ज्यादा नमक राजस्थान का सांबर झील जो है ना, सांबर लेक, हम लोग वहां से बनाते हैं सबसे ज्यादा। वो जो सांबर लेक है ना, उस वाले एरिया में सबसे ज्यादा नमक हम लोग यूज करते हैं, मतलब बनाते हैं। पूरे भारत का लगभग 60 से 70%, आप समझ लीजिए, अकेला उस राजस्थान वाले रीजन से। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ है एग्जाम में आपके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, नमक सब आदमी को जोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर सबको जोड़ना स्टार्ट कर दिया। महात्मा गांधी और कांग्रेसी लोगों को क्या किया गया, सबको जेल में भरता चला गया अंग्रेज। और जब गांधी जी जेल में गए, जवाहरलाल नेहरू जेल में गए, तो उस समय नेतृत्व किनके हाथ में गया? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू जो है ना, धरसाना नामक स्थान जो बॉम्बे से, मतलब जहां जा रहे थे वो लोग, इसको वहां पे लीड कर रही थी, और वहां से क्या हुआ, पूरी तरीके से ये आंदोलन ठप पड़ गया। उसी समय सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय 3 घटनाएं और हुई। एक आदमी है जम्मू कश्मीर का, उसका नाम है अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। ये खुदाई खिदमतगार नाम के का एक संस्था बनाएगा, ठीक है ना, आंदोलन करने के लिए। दूसरा ये क्या करेगा, इसी खुदाई खिदमतगार का नाम कर देगा रेड शर्ट आर्मी। आर्मी का मतलब क्या है, ये ब्रिटिशर्स के तर्ज पे, ब्रिटिशर्स का आर्मी था, उसका भी लाल कपड़ा, ये भी अपना आर्मी का नाम क्या रख दिया, रेड शर्ट। और इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूरी तरीके से क्या किया, समर्थन किया, और गांधी जी के साथ ये खड़े रहे। एक और चीज आपको जानना चाहिए यहाँ पे, आपके बिहार में बेगूसराय वाले जो एरिया है ना, बेगूसराय वाले एरिया में, बिहार स्पेशल में पढ़िएगा कि बेगूस चौकीदारी टैक्स, है ना, चकबंदी टैक्स, चौकीदारी टैक्स, इन सब को भी देने से बिहार के लोगों ने, बेगूसराय वाले रीजन में लोगों ने देने से मना कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है आपके बीपीएससी में, और टीचर वाले में भी बहुत सेट में पूछा है कि चौकीदारी टैक्स या चौकीदारी कर निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत बंद या लोगों ने देना बंद कर दिया या इसका विरोध किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं। चलिए लिखिए, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा था,
आगे, हाँ उसी में लिख के आगे, हाँ हाँ सविनय अवज्ञा में, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा, इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा, वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे, कांग्रेस को भाग लेने के लिए इस आंदोलन में भेजें, मतलब इस सम्मेलन में, आंदोलन सम्मेलन में भेजें, इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया, समझो इसी दबाव में इरविन ने समझौता करने का विचार किया। अब देखिए हो क्या रहा है, भारत में चल रहा है सविनय अवज्ञा, 1930 में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कौन सा आंदोलन, कौन सा सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, एक हो भी चुका है। अब पूरे दुनिया में जहां जहां ब्रिटिशर्स का कॉलोनी था, गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, इसमें एक होता है रेक्टेंगुलर टेबल, इसमें 2 आदमी हेड रहेगा, ठीक है ना, इसका मतलब है कि 2 आदमी हेड रहेगा, बाकी सब उसके सानिध्य में काम करेंगे। लेकिन ये राउंड टेबल है, राउंड टेबल का मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर, कहीं पे कोई केंद्रक नहीं है। तो यहाँ पे इस टेबल में जितने भी प्रतिनिधि लोग रहेंगे ना, ये लोग बैठ के उस तरीके का काम कर सकते हैं और सबको समान अधिकार दिया जाएगा, है ना। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया, गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाई लोग तो सविनय अवज्ञा में बिजी है, तो यहां से कांग्रेस गया नहीं। अब लॉर्ड इरविन को रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय का प्रधानमंत्री है, वो बोल रहा है कि बेटा तुमको भाईसराय इसीलिए बनाया है कि एक सबसे बड़ा जो दल है कांग्रेस, उसका तुम प्रतिनिधि नहीं भेज पा रहे यहाँ पे। तो बोला कि चाचा कुछ करते हैं हम, बोला नहीं करते नहीं, उसको भेजो, किसी भी तरीके से भेजो। तो ये तो खुद पहले से नौटंकी एकदम रायता फैला के रखा हुआ था, सब कांग्रेसी को जेल में डाले हुए था, लाठीचार्ज करवाए हुए था। तब हुआ क्या कि गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन के लिए मनाने के लिए इरविन एक निष्कर्ष पे आया कि गांधी के साथ मिलकर समझौता करते हैं, ठीक है ना। और गांधी और इरविन के बीच में हुआ क्या कि एक समझौता हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट। अब इस पैक्ट में क्या, हाँ हाँ दिल्ली समझौता ही बोलते हैं, और 11 सूत्री मांग रखा, कौन, गांधी जी। अब इस 11 सूत्री मांग को आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, 4-5 हम आपको बताते हैं। पहला है कि जितना भी पॉलिटिकल लीडर सबको बाहर कीजिए, किसी पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, जितना भी टैक्स वैक्स जो भी लगा है वो सब वापस हो जाएगा, सबको कंपनसेशन मिलेगा, जिसका एक्स्ट्रा लिए उसको देना पड़ेगा। इसमें इस 11 सूत्री मांग में हम लोग को भगत सिंह के बारे में नहीं दिखता है, इसीलिए गांधी जी का विरोध होता है। 11 सूत्री जो मांग है ना, आप लोग को लगता हो गांधी जी का विरोध क्यों हो रहा है, गांधी जी तो बात किए ही होंगे, नहीं। गांधी जी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होता है ना, कि आप समझौता करने जा रहे हैं, आपका मांग क्या है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है, तो इलेक्शन लड़ने के समय क्या होता है, एक मैनिफेस्टो जारी करती है कि भाई साहब हम जीतेंगे तो ये करवाएंगे। हालांकि एक भी हरामखोर करवाता नहीं सब, लेकिन फिर भी दे देता है ना आपको कि आपको पता रहे। तो गांधी जी का 11 सूत्री मांग का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, ये ड्राफ्ट डायरेक्टली मिला इरविन को ही पता था, सिर्फ गांधी को, कांग्रेस कमेटी को भी नहीं पता था 11 सूत्री क्या क्या है। तो ये गांधी और इरविन के बारे में जब मीटिंग बैठा, तो ये 11 सूत्री मांग का ड्राफ्ट उन्होंने दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, सब मांग इसमें मान लिया वो, पॉलिटिकल प्रिजनर जितना भी था सबको। लेकिन उसमें अब ये पॉलिटिकल प्रिजनर का यहाँ पे जो बात गांधी जी किया है ना, राजनीतिक है ना, जो कैदी हैं उनको छोड़ने का, तो राजनीतिक कैदी 2 हैं, एक हिंसात्मक वाले हैं और एक अहिंसात्मक वाले हैं। तो बहुत लोग जो गांधी के समर्थन में रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ पे स्पेशली 11 में से 1.12 क्यों नहीं है कि भगत सिंह को छोड़ना है, ठीक है ना। और गांधी जी के समर्थक जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि भाई साहब हम तो ऑलरेडी बात किए हैं ना, अब इसमें से वो कंडीशन लगा दिया कि हम हिंसात्मक वाला को छोड़ेंगे या अहिंसात्मक वाला को छोड़ेंगे। यहाँ पे मैटर जब बहुत डिटेल में आप चीजों को नहीं पढ़ते हैं तब समझ में नहीं आता आपको। तो महात्मा गांधी ने डिमांड रखा
लेकिन उसमें एक कंडीशन किसने रख दिया? इरविन ने रख दिया कंडीशन। अब उस शाम या उस दिन, जिस दिन गांधी इरविन समझौता हो रहा था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में रेडियो सुबह शाम तक एकदम चालू था कि अब भगत सिंह का बात होगा, अब भगत सिंह का बात ये करेंगे। और एक भी बार भगत सिंह का डायरेक्ट बात नहीं किया गया। लोगों ने जो चीज सुना रेडियो में, जो भी रेडियो प्रकाशन कर रहे थे, है ना, वो सारे लोगों ने बोला। फिर गांधी जी जब समझौता से लौटे, सारा बात उनका मान लिया गया। बस एक बात के ऊपर जब उनसे कुछ लोग पूछा, समाचार पत्र वाले, कि भगत सिंह का क्या, भगत सिंह को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, या भगत सिंह के ऊपर क्या टिप्पणी है, तो महात्मा गांधी ने बोली कि देखिए, महात्मा गांधी ने एक चीज बोल दिया, गलत किया ये बोलकर। महात्मा गांधी ने ये बोला कि हम लोगों ने राजनीतिक और अहिंसा हमारा परमो धर्म है, तो अहिंसात्मक जितने भी कैदी हैं हम लोगों ने उनकी बात की है, उन्होंने हिंसात्मक कैदियों को छोड़ने के ऊपर कोई भी विचार विमर्श करना ठीक नहीं समझा, और हम लोगों की बात उस मैटर पे नहीं हुई। अब ये महात्मा गांधी का ऑफिशियल कुछ किताब जो उसमें छपा था, बंद हो गया था, जिसको बैन कर दिया गया था। बाद में बहुत सारे इतिहासकारों ने इस चीज को छापा, हालांकि अभी बैन कर दिया गया है उसको, ठीक है ना। तो उसमें ये चीज लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोला कि उसने मना कर दिया, या हम लोगों ने जो बात रखा हमारी बातों को इतना ही माना गया, और हिंसात्मक कैदी को हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई भी तवज्जो नहीं दिया। ये इंपॉर्टेंट पहलू है। तो अब अपने अपने हिसाब से जो कम ज्ञानी हैं, एक आध दो गो छोटा पतला पतला किताब पढ़े हैं, दो चार गो यूट्यूब में टीचर लोग को देख लिए हैं गांधी जी को गाली उली देते हुए, तो उन लोग सोचते हैं कि इस तरीके की बात, लेकिन महात्मा गांधी ने पॉलिटिकल प्रिजनर के बारे में बात करा, ठीक है ना। अब उसमें समझ ये रख दिया, दो गो ऑप्शन रख दिया, हिंसात्मक और अहिंसात्मक, तो यहाँ पे ये मैटर फेल होगा। अब एक चीज समझिए, ये मैटर फेल हुआ जब, तो उसमें क्या हुआ, गांधी जी के सामने असमंजस का दो विचारधारा रहा होगा उस समय, जहां तक मेरा समझ है, जहां तक हम अपना समझ को डेवलप कर पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं। उस समय हुआ क्या होगा कि अगर वो अड़ भी गया होगा, मान लीजिए गांधी जी समझौते में अगर अड़ गया होगा वो, कि ठीक है आप एक चीज चूज कीजिए, या तो पॉलिटिकल प्रिजनर हिंसात्मक वाला को छोड़ना है, या तो अहिंसात्मक वाला को, दोनों में से एक ऑप्शन आपको दे दें हम, उस केस में आप क्या कीजिएगा? महात्मा गांधी एकदम प्रिंसिपल वाले व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसा कम से कम 1500 से ज्यादा लीडर अंदर है, ठीक है ना, 1500 से ज्यादा लीडर अंदर है, बड़ा बड़ा लीडर अलग अलग जगह का। तो महात्मा गांधी ये तीन आदमी को देखेंगे कि पूरा जो घटनाक्रम में जितना 1000 से ज्यादा लीडर है उसको देखेंगे, क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ज्यादा को देखना जाए तो गांधी जी ने भी वही चीज किया, और आपको भी, आप भी अगर उस जगह पे रहते तो आप भी यही करते। तो इसलिए इस बात को लेकर गांधी जी को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी का जो बयान बाद में आया, जो कि हो सकता है कि हम कहीं गलत पढ़े हो या इसको गलत तरीके से छापा गया हो, क्योंकि उस समय पता है ना आपको, उसके बाद से कंटिन्यूअसली जो हिंदू महासभा एक्टिव हो गया था उसके जस्ट बाद, और आपको पता है, हाँ उसके बाद एक्टिव हो गया था, 30 के बाद आरएसएस भी एक्टिव हो गया था, सब लोग एक्टिव हो गया था। और एक्टिव होने के बाद महात्मा गांधी का छवि को धूमिल किया जा रहा था। इसी समय आपको अगर वीडी सावरकर के बारे में बताएंगे तो वो भी, वीडी सावरकर भी एक पक्ष में थे, है ना। इन लोगों ने, हेगड़े उगड़े जो थे आरएसएस वाले, सबका एक पक्ष अलग बन गया था कि हम लोग को स्वतंत्रता संग्राम खुद के बल पे जीतना है, ना कि गांधी के बल पे। गांधी बस लाठी खिलवा रहे, और कुछ नहीं। तो इन लोगों का विचारधारा हो सकता है, देखो हर आदमी का विचारधारा हो सकता है। किसी को लग रहा है कि नहीं, जैसे भगत सिंह का है कि वो लाला लाजपत राय को मार कैसे दिया, और तुम मारता तो पैर के नीचे मारता, तुम माथा पे मार दिया उसको, जान मतलब ये सब तुम्हारा सोचा समझा साजिश था। हम लोग यहाँ पे तुमसे निवेदन कर रहे हैं और तुम लाठी मार के मेरा बड़ा नेता को मार दिया। इसी का आक्रोश में आके उन लोगों ने उसको मार दिया। तो ये होता है, एक क्या होता है, आंख के बदले आंख। गांधी जी ऐसा प्रिंसिपल में बिलीव नहीं करते। गांधी जी का कहना है, देखो सिंपल सा बात है बेटा, तुम हमसे ज्यादा ताकतवर वो लोग है। आज अगर तुम थोड़ा सा हिंसा करोगे ना, तो उसके पास पावर, ऑटोनॉमी, हथियार सब है। कल इतना मार मारेगा कि अगला 10 साल तक आंदोलन करने नहीं आओगे तुम। तो आंदोलन को जिंदा रखना महत्वपूर्ण है। आंदोलन तो जीत की तरफ, जब तक आंदोलन जिंदा रहेगा तभी तो जीत की तरफ अग्रसर रहेंगे आप। आज अगर आप हिंसात्मक रूप से कोई प्रवृत्ति वाला काम कर दिए, कल लाठीचार्ज हुआ, केनान लगा के लगा, तोप गोली से सबको मार देगा, कल परसों से आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो आंदोलन महात्मा गांधी के हिसाब से आंदोलन को जारी रखना जरूरी था, ना कि हिंसा करके आंदोलन को एक पल में खत्म कर देना। तो ये विचारधारा गांधी जी का मेरे हिसाब से वो हो सकता है, ठीक है।
तो यही विचारधारा आप लोग को मानना है। चलिए आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग राम बाबू, गुड मॉर्निंग मणिमाला सबको। चलिए चलिए आगे लिखते हैं। समझ में आया ना, क्लियर हो गया पूरा सब कुछ आपका। चलिए अब आगे लिखते हैं। इसमें कहां तक लिखे आप? गोलमेज सम्मेलन, इरविन ने महात्मा विचार किया है ना, उसके बाद लिखिए इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि, इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि, इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि, इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन, यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन, यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन, यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, भाग लेंगे, तो गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा, तो गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिससे या जिसमें सबसे प्रमुख, जिसमें सबसे प्रमुख, जिसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी, जिसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी, कैदियों की रिहाई थी। इस समझौते के तहत, इस समझौते के तहत भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया, इस समझौते के तहत भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था, क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। आपराधिक मुकदमा था। अब आगे लिखिएगा गांधी इरविन समझौता, या दिल्ली समझौता भी लिख लीजिएगा इसको। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च, लिखे गांधी इरविन समझौता, इसमें लिखिए, इसी को दिल्ली समझौता ही बोलते हैं, ब्रैकेट में दिल्ली समझौता भी लिख लीजिए। 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को ठीक है, चलिए चलिए आप लोग कंसंट्रेट कीजिए इधर। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ, दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी, को महात्मा गांधी, अच्छा दिल्ली इस, अच्छा ठीक है, एक चीज इसको काट लिए तो फिर से लिखिए, तो जरा नोट दे के लिखिए, इंपॉर्टेंट है, उसको काट दीजिए, नोट दे के लिखिए तो। हाँ उसको काट दीजिए ना, दिल्ली समझौता कहते हैं ना, वहां तक लिख लिए ना। हाँ, अरे 5 मार्च को हुआ, इसी को सुनिए, 5 मार्च 1931 को हुआ, इसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं, बस यहां तक लिखिए इसको, उसके बाद नोट दीजिए, इसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं, ठीक है, इसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अब आगे नोट दे के लिखिए, इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को, सरोजनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को क्या कहा? दो महात्मा।
सरोजनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा, दो महात्मा कहा। इस समझौते के तहत, इस समझौते के तहत, इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी एसएस राजपुताना, 31 को एसएस राजपुताना जहाज, एसएस राजपुताना पानी वाला जहाज लिख लीजिए, पानी वाला जहाज से लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचे जहां विंस्टन चर्चिल ने, जहां विंस्टन चर्चिल ने उन्हें उन्हें अर्धनंगा फकीर कहा। रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं बोला है, ठीक है ना, कौन बोला है? विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे रैमजे मैकडोनाल्ड दलितों के लिए अलग क्षेत्र अथवा या अलग क्षेत्र अर्थात, अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग, सांप्रदायिक पंचांग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल अवार्ड की बात कही, की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी को, जिस कारण महात्मा गांधी को सम्मेलन को छोड़कर, सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और, भारत लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को, और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल, फिर से लिखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसके बाद लिखिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल, गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। यरवदा, यरवदा भाई बहुत फेमस जेल है, यरवदा जेल, संजय दत्त भी रहा यहाँ पे, है ना। यरवदा जेल पूना में है ना, में कैद कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, गोलमेज सम्मेलन। इसमें बस लिखना है, बाकी सब आप जानते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। कौन सा बता देते हैं? नहीं, दलितों के लिए रिजर्व का बात नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, कम्युनल अवार्ड दूसरा चीज है, रिजर्वेशन दूसरा चीज है। नहीं, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है ए, एक क्षेत्र है बी, एक क्षेत्र है सी। ए वाले क्षेत्र में दलितों की संख्या ज्यादा है, तो इस वाले क्षेत्र में जो दलित का क्षेत्र है, यहां पे इलेक्शन जो भी लड़ेगा ना, वो दलित व्यक्ति ही होगा।
हाँ, जो दलित वाला एरिया है वहां पे दलित व्यक्ति ही होगा, ठीक। वहां से कोई दूसरा आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता। वहां से खड़ा कौन होगा? दलित। वहां पे जनरल आदमी कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। रिजर्व नहीं, अलग चीज है, समझिए, दोनों अलग अलग चीज है। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र को सीमित कर दिया कि इससे दलित ही खड़ा होगा। दूसरा क्षेत्र है बी। अब यहां पे 100% दलित थोड़े होगा, 90% भी नहीं होगा, 50 से ज्यादा होगा, हाँ बहुमत में होगा। इस वाले क्षेत्र में मान लिया 30% दलित हैं, 30% कोई और है, 30% मुस्लिम है, या 32% मुस्लिम है। तो इस वाले क्षेत्र में ये मुस्लिम क्षेत्र घोषित करके इसमें मुस्लिम आदमी को कैंडिडेट बना देगा, सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा हो पाएगा यहाँ पे इलेक्शन के लिए। ये हो गया कॉम्युनल अवार्ड। लेकिन गांधी जी का मानना था कि जैसे ए बी सी तीन को क्षेत्र है, आप तीनों क्षेत्र में एक क्षेत्र रिजर्व कर दीजिए दलित के लिए। 3 क्षेत्र हैं, उसमें से आप कुछ लोगों को एक क्षेत्र दे दीजिए दलित के लिए कि अपने हिसाब से वहां पे वो लोग काम करें। या यहां पे सब लोग खड़ा हो सकता है, जनरल अगर ये कोई सीट है तो जनरल है, इसमें सबको अधिकार होना चाहिए खड़ा होने का। लेकिन एक क्षेत्र जहां पे दलित का संख्या सबसे ज्यादा है, यहां पे दलित में भी अलग अलग कैटेगरी है, दलित है, महादलित है, मेल फीमेल सब है। तो महात्मा गांधी इस पक्ष में थे कि इस वाले क्षेत्र को दलित के लिए आप घोषित कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे दलित में भी अनेक उम्मीदवार खड़ा होंगे और अलग इलेक्शन लड़ेंगे। ये हो गया कॉम्युनल अवार्ड। ये मतलब ये रिजर्वेशन है गांधी जी का। गांधी जी रिजर्वेशन चाह रहे थे और वो बोल रहा था हम कॉम्युनल अवार्ड देंगे। ऐसे तो भाई अलग अलग क्षेत्र में तो फिर हिंसा हो जाएगा ना। दलित वाला बोलेगा नहीं यहाँ मेरे बाप का घर है, हम किसी को आने नहीं देंगे यहाँ पे, मेरा पूरा हुकुम कानून यही मेरा ही चलेगा। और अंग्रेज यही चीज तो चाह ही रहे थे कि अलग अलग क्षेत्र में देके सबको खुश कर देंगे और सब आपस में लड़ा देंगे सबको कि देखो तुम उस आंदोलन में पार्टिसिपेट मत करना, इन लोग का काम है कि तुमको मिला के फिर तुम्हारा छीन लेगा। हाँ, तो इस तरह का चीज था, इसलिए गांधी इसके समर्थन में नहीं थे। समझ में? आगे लिखिए, गोलमेज सम्मेलन का टॉपिक डाली। गोलमेज, गोलमेज सम्मेलन। अब इसमें तेज से लिखिए, आज हम लोग को फॉरवर्ड ब्लॉक तक जाना है, मतलब सुभाष चंद्र बोस तक आज हम लोग को करना है। क्या लिख लो यार, लिखिए। चलिए, भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिखिए। मुन्नी कुमारी आज पहली बार बोल रही है सर, और तेज लिखाइए। इन लोग तुरंत बैक करेगी। लिखिए, भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? 12 नवंबर 1930 से लेके कब तक चला? 19 जनवरी 1931। 19 जनवरी 1931। ये किसका कालखंड है? फर्स्ट, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये जो आपको दो डेट दिख रहा है ना, 30 से 31 तक चला। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 31 में है कि 30 में है, तो यहां से यहां तक चला। ठीक है, इसमें लिखिए 12 मार्च नहीं, 12 नवंबर। अब इसमें लिखिए थोड़ा, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग, एक सेकेंड, इस सम्मेलन में कांग्रेस लिख लीजिए। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि, इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ तथा कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, तथा कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। क्यों किया? लिखने की जरूरत है, क्योंकि सविनय आंदोलन चल रहा था ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रनिंग इन इंडिया, दैट्स व्हाई दे बॉयकॉटेड दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड लिखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7
सितंबर 1931 लिख लीजिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बस उसी में डेट लिख लीजिए 7 सितंबर 1931। 31 में खत्म हो जाएगा ये। हाँ, एक दिन में नहीं, मतलब उसी में हो जाएगा खत्म। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात, सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण पंचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड, कितना बार बोले भाई, सांप्रदायिक पंचांग की बात कही जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए तृतीय। नेक्स्ट क्या है? थर्ड। ये कब होगा? ये होगा आपका नवंबर, 17 नवंबर है शायद, 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932, 1932। इसमें लिखिए इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनल्ड ने, इसी सम्मेलन में मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र, दलितों के लिए पृथक क्षेत्र की घोषणा कर दी। वही सांप्रदायिक पंचांग है ना, पृथक क्षेत्र या सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिखिए नोट देके, नोट देके लिखिए, लिखिए नोट, नोट में लिखिए तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू तेज बहादुर सप्रू तथा भीम राव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अंबेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए ये अलग अलग पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग गए थे वहां पे। ठीक है ना, अलग अलग पार्टी का, कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे क्योंकि कांग्रेस का बहिष्कार किया था। ठीक है ना, तो बी आर अंबेडकर वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कांग्रेस, तेज बहादुर सप्रू वॉज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ कांग्रेस, अलग अलग पार्टी का था। एक शायद लिबरल और डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की तरफ से गए थे और एक और कोई लिबरल पार्टी से वो गए थे, ये हिंदू महासभा, और ये हाँ, तो दोनों आप याद रखिएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा लेकिन आप याद रखिएगा दो ही लोग थे जो काम किए थे। चलिए आगे, आगे लिखिए पूना समझौता, पूना समझौता लिखिए 24 सितंबर 1932, पूना समझौता 1932, 24 सितंबर। बहिष्कार वाला नहीं, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ठीक है ना, ये डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से गए थे, बहुत लोग बोलते हैं कि लिबरल पार्टी की तरफ से गए थे। ठीक है ना, बहुत इसमें विवादास्पद है लेकिन ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की तरफ से गए थे। ठीक है, 1932 है 24 सितंबर, याद रख लीजिएगा डेट, कभी डेट भी डायरेक्टली पूछ देता है। इसमें लिखिए पूना समझौता। जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई, जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई, जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई
और दलितों को आरक्षण सहित और दलितों को आरक्षण सहित दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, पृथक क्षेत्र दिया गया, पृथक क्षेत्र दिया गया। महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन अनशन कर दिया, अनशन कर दिया। हाँ, अनशन शुरू कर दिया, अनशन कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा तेज बहादुर सप्रू तथा तेज बहादुर सप्रू तथा मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अंबेडकर के बीच, के सहयोग से गांधी एवं अंबेडकर के बीच, गांधी एवं अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा गया, समझौता या पूना पैक्ट कहा गया। इसके तहत पूना पैक्ट कहा गया, इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को, इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को, दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया, कर दिया गया। अर्थात दलितों को आरक्षण सहित, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित, दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, दिया गया। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए तो हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग। क्या बोलते हैं? ऑल इंडियन टचेबिलिटी लीग। हाँ, इसमें लिखिए महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी, महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर, महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर, महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया, हरिजन नाम दिया। 1932 में, 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, जिसको ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, अरे आप अस्पृश्यता नहीं समझते? अनटचेबिलिटी छुआछूत वाला, अस्पृश्यता संघ की स्थापना की गई, 1932 में स्थापना की गई, जो आगे चलकर क्या बना? हरिजन सेवक संघ कहलाया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। ठीक है, हरिजन सेवक संघ कहलाया। चलिए कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक डालिए मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग से भी क्वेश्चन 3-4 पूछा हुआ है ना? मुस्लिम लीग डालिए। मुस्लिम लीग का स्थापना कहां हुआ था? ढाका के लाहौर?
ढाका में हुआ था। लीग, LEAGUE, लीग। चलिए मुस्लिम लीग डालिए, ये इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए। इसकी स्थापना ढाका में 1906 में, इसकी स्थापना ढाका में ढाका में 1906 में किसके द्वारा? आगा खां एवं 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां, आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने किया। इस समय वायसराय मिंटो द्वितीय थे। इस समय वायसराय मिंटो द्वितीय थे। ना मिंटो द्वितीय होगा, 9 तक रहेगा ना। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म द्वितीय था, मिंटो द्वितीय, एक बार चेक कर लीजिएगा, द्वितीय होगा। वायसराय मिंटो द्वितीय थे। 1909 में मुस्लिम लीग की मांग 1909 में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों ने 1909 में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों की, कर लीजिए, मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों को कीजिए, तो उसको मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगे। एनी बेसेंट तथा तिलक के सहयोग से 1916 एनी बेसेंट तथा तिलक के सहयोग से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। फिर से लिखिए, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस का सबसे बड़ा गलती, स्वीकार कर लिया। 1929-30 के दौरान 1929-30 के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम 1929-30 के दौरान मोहम्मद इकबाल ने प्रथम या सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात कही। द्विराष्ट्र की बात सबसे पहली बार यही किया है। 2 नेशन थ्योरी है ना, यही दिया है भाई साहब, द्विराष्ट्र की बात की है। हाँ, पहली बार यही बात किया है, ठीक है ना। उसके बाद आगे लिखिए, चौधरी रहमत अली
ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया? चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का विचार प्रस्तुत किया? विचार प्रस्तुत किया। 1937 के चुनाव के फलस्वरूप 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। सबसे बड़ी पार्टी बनी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा बन गया और मुस्लिम लीग की शक्तियां कमजोर होती दिख रही थी। मुस्लिम लीग की शक्तियां कमजोर होते दिख रही थी। इसके बाद लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेस के अनुमति के यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को 'वायसराय के परिषद से त्यागपत्र दे दिया। वायसराय के परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को 22 जिस दिन त्याग पत्र दिया ना, उसी दिन 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। 1940 में, हाँ अपना सेपरेट, 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी
1945 में 1945 में लॉर्ड वेभल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को लॉर्ड वेभल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए कौन सा सम्मेलन करेगा? शिमला सम्मेलन बुलाया। किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर अड़ा रहा। है ना। उसके बाद लिखिए, किंतु सम्मेलन ने मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी। सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग को मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग को बहिष्कार या बहिष्कृत किया गया। मतलब विफल हो गया ये मांग, उस समय उसका क्लियर नहीं हुआ। ठीक है ना। जब ये इतना नौटंकी जब हो जाएगा तब होगा क्या, एक बार देखिए। एक और चीज है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। लिख लीजिए, कार्रवाई का स्पेलिंग सही नहीं है शायद। कार्रवाई, हाँ लिख लीजिए ना। डायरेक्ट एक्शन डे इसी को बोलते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे कब है? ये 16 अगस्त को मनाते हैं ना, 46 को। अब इसमें लिखिए, हाँ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का टॉपिक डाल दीजिए और लिखिए, शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली, नाम सुने हैं ना। सबसे बड़ा दंगा, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ। मुस्लिम लीग का नारा था, बांटो और आजाद करो। मुस्लिम लीग का नारा था।
आजाद करो। इन दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने इन दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने इन दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने सीआर फॉर्मूला सीआर फॉर्मूला के आधार पर सीआर फॉर्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। विभाजन का समर्थन किया। विभाजन का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड माउंटबेटन समर्थन किया। और वो विभाजन इंडिया पाकिस्तान वाला नहीं, जो सीआर फॉर्मूला है ना, सी राजा गोपाल चारी फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला दिए विभाजन का, इसके आधार पे कांग्रेस माना। ठीक है ना, ये बताएंगे आपको, लास्ट क्लास में बताएंगे, अभी फिलहाल लिखिए। लॉर्ड माउंटबेटन को यह विशेष सलाह पर लॉर्ड माउंटबेटन को यह विशेष सलाह पर भारत भेजा गया। भारत भेजा गया कि यथासंभव हो वे भारत को संयुक्त रखें। यथासंभव हो भारत को संयुक्त रखें, किंतु संयुक्त रखें मतलब बंटवारा नहीं होने दे, ठीक है ना, संयुक्त रखें, किंतु सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंटबेटन ने सीआर फॉर्मूला का ही समर्थन किया। सीआर फॉर्मूला का ही समर्थन किया और सीआर फॉर्मूला का ही समर्थन किया और बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। इसीलिए कांग्रेस कब मनाता है, सॉरी पाकिस्तान कब मनाता है आजादी दिवस? 14, भारत 15 को। ठीक है ना, भारत का विभाजन कर दिया गया। बताएंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आएंगे अभी उस पे आ रहे हैं, लिखिए पहले। मैकवल रेडक्लिफ, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ना, मैकवल रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लियाकत अली। ई नहीं, ई बनेगा कौन? ई वाइसराय बनेगा। ये जो है ना माउंटबेटन प्लान के बाद जैसे पाकिस्तान आजाद होगा ना, मोहम्मद अली जिन्ना वहां का बन जाएगा वाइसराय या गवर्नर जनरल, है ना। लेकिन वहां का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा आम चुनाव के बाद? लियाकत अली। लिख लीजिए इसको, लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री। हाँ वही लियाकत अली। अरे भाई साहब, अलग से दूसरा लियाकत अली को बना देंगे।
लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। लिख लीजिए, यही चीज आप पूछना चाह रहे थे ना। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे, जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। चलिए, एक टॉपिक और हम लोग का और बच रहा है, उसको आज कर लेते हैं। लिखिए, टॉपिक डालिए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। लिखिए, इनके बारे में लिखिए थोड़ा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? सीआर दास, ठीक है ना, चित्तरंजन दास। इनके गुरु सीआर दास थे। इनके गुरु सीआर दास थे। इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा, 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज या भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की, किंतु 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में 1939 के मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में महात्मा गांधी 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में महात्मा गांधी के उम्मीदवार कौन? पटाभी सीतारमैया को हराकर पुनः अध्यक्ष बने। ब्रैकेट में लिखिए, इस अधिवेशन में मतदान द्वारा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इस अधिवेशन में मतदान के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, जिस कारण गांधी एवं बोस में मतभेद हो गए। पटाभी सीतारमैया को एक और नाम से बोलते हैं, कांग्रेस का इतिहासकार। लिख लीजिए कहीं, पटाभी सीतारमैया को कांग्रेस का इतिहासकार कहते हैं। जिस कारण मतभेद हो गया, गांधी और बोस में मतभेद हो गया, गांधी एवं बोस में मतभेद हो गया। एक चीज और लिख लीजिएगा, कांग्रेस के इतिहासकार के रूप में पटाभी सीतारमैया को जानते हैं।
इतिहासकार के रूप में पटाभी सीतारमैया को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण, सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, जानते हैं? हाँ, फिर से लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, और एक अलग पार्टी जिसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक, एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, 1940 की 39 में, 39 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कांग्रेस के खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद ने भरा, कांग्रेस के खाली पद को राजेंद्र प्रसाद ने भरा। 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण, 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण, 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण बोस को जेल हो गया, के कारण बोस को जेल भेज दिया गया। 1941 में बोस जेल से रिहा हो गए, 1941 में बोस 1941 में बोस जेल से रिहा हो गए, और बोस हिटलर से मिलने जर्मनी चले गए, और बोस हिटलर से मिलने जर्मनी चले गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया। हाँ, जर्मनी गए, हिटलर जर्मनी का ही था ना, वहीं गए। हिटलर ने बोस को नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया, सम्मानित किया या उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार तथा ट्रेनिंग, इन सैनिकों को हथियार तथा ट्रेनिंग जापान ने दिया, जापान ने दिया, तथा अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को बोस को उपहार में दे दिया। अंडमान और निकोबार को बोस को उपहार के रूप में दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम बदलकर क्या रखा, शहीद और स्वराज द्वीप रखा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम बदलकर शहीद एवं स्वराज द्वीप रखा, शहीद एवं स्वराज द्वीप रखा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम बदलकर शहीद एवं स्वराज द्वीप रखा। सिंगापुर में इन सैनिकों को
आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया। इन सैनिकों को आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया। आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया। बना दिया गया। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। अब एक लास्ट टॉपिक आज का लिखिए, आजाद हिंद फौज। ना इसको लिख लीजिए, हम लोग अगले में कल दूसरा चीज करेंगे। आजाद हिंद फौज, नहीं आज कीजिए इसको। इसको देखिए चलिए, अच्छा इसको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कल कर लेंगे। बस हम लोग का बस और 2 दिन का क्लास बचा है, कल और परसों। वो आपको मैनेजमेंट से पता चल जाएगा कि क्या शुरू होगा। शायद पॉलिटी हो मंडे से आप लोग का, है ना, शायद, मेरे हिसाब से कंफर्म नहीं है। बिहार, वो बात कर लीजिएगा ना सर से, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर वर्ल्ड हिस्ट्री होगा भी ना तो हम लोग सैटरडे संडे 2 दिन रखेंगे, ठीक है ना, मतलब उसको भी चलेंगे पैरेलल लेके, सैटरडे संडे के आसपास रखेंगे, या अगर ऐसा होगा तो 10 दिन कंटिन्यू उधर भी लेके खत्म कर देंगे, ठीक है। देख लेते हैं, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पॉलिटिलिटी भी नहीं हुआ है आपका, तो वो भी होना जरूरी है ना। चलिए, किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन वाले? कुछ ज्यादा ही लिखवा दे रहे हैं नहीं, लेकिन आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं, जो नोट्स आपको हम दे रहे हैं ना, 100% चीज आप देख लीजिएगा, एग्जाम में इसी से रिलेटेड सारा चीज आएगा। एक बार इसको दिल पे पत्थर रख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, एक सेकेंड, हाँ, जापान, जापान के पास था ना कंट्रोल उसका, जर्मनी क्यों देगा? हाँ हाँ, मतलब वही अपना फोर्स वगैरह वहां रखे हुए था। ऑनलाइन वाले, एंशिएंट हिस्ट्री कब होगा? एंशिएंट हिस्ट्री मुन्नी कुमारी पूछ रही कब, मैनेजमेंट से पूछिए, हम क्या बताएं। देखिए व्हाट एवर सब्जेक्ट विल बी द नेक्स्ट, यू विल बी गिविंग, यू विल बी टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। पूजा कुमारी, थैंक यू सबको, थैंक यू। एक बार आप मैनेजमेंट पे कॉल कर लीजिएगा, है ना, वो बता देंगे आपको कब से क्या होना है, नेक्स्ट रूटीन आपको मिल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट का होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।